अब 15 अप्रैल 1994 को सनसेट क्लिफ, जो कि पड़ता है सैन डियागो कैलिफोर्निया में, उसके किनारे पे ही कुछ सर्फर्स सर्फिंग कर रहे थे और उन्हीं सर्फर्स में से एक थे डेविड कोरिया, जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास की थी। उन्होंने नोटिस किया कि वहां पास ही में ढेर सारे सी गर्ल्स झुंड बना के बैठे हुए हैं। अब वहां पे वो क्या कर रहे थे किसी को नहीं पता था। तभी उन्होंने तुरंत अपने दोस्त विलियम डोस्टल, जो कि पास में सर्फिंग कर रहे थे और जिनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, डेविड ने विलियम को बुलाया, आप दोनों साथ वहां पे सी गर्ल्स के झुंड के पास देखते हैं कि आखिर वहां पे चल क्या रहा था। अब वहां पर जाकर जो उन्होंने देखा, उससे उन दोनों के होश उड़ गए। वहां पे एक लड़की की बॉडी थी, वो भी बिना कपड़ों की, और इससे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की के शरीर में राइट वाला पैर नहीं था। ये देखकर डेविड और विलियम के तो होश उड़ जाते हैं। उन्होंने तुरंत लाइफ गार्ड्स को बुलाया और लाइफ गार्ड्स ने पुलिस वालों को बुलाया, और इसके बाद जो हुआ, उस मिस्ट्री ने पूरे सैन डियागो को हिला कर रख दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अब जो लोग मुझे नहीं जानते, देखिए मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब सबसे पहले उस लड़की की बॉडी को शोर पर यानी किनारे पर लाया गया और तुरंत देखते ही लाइफ गार्ड्स ने यह बोल दिया कि यह शार्क का अटैक है। अब थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट फ्रैंक पॉवेल और उनके साथ उनके चीफ ब्रांड बास वहां पे आते हैं, तो उस बॉडी को देखकर उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बॉडी के कई हिस्सों पे भी मांस यानी फ्लैश मिसिंग था। अब अगले दिन मेडिकल एग्जामिनर ब्रायन ब्लैकबॉर्न ने इस केस की ऑटोप्सी करी। अब पहली नजर में उन्होंने भी इस बॉडी को देखकर यही बोला कि एक शार्क अटैक है, और शार्क में किसका? ग्रेट व्हाइट शार्क का, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन उस लड़की की डेथ बॉडी में और भी बहुत सारी इंजरीज थी। इंजरीज मतलब बड़ी बड़ी इंजरीज, जैसे उनकी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी, उनकी रिबकेज की हड्डियां टूटी हुई थी, इसके साथ साथ उनके बैक और फेशियल हड्डियां भी टूटी हुई थी। और इससे बड़ी बात यह थी कि उनके पेट में, छाती में, गले में और मुंह में पूरे तरीके से रेत यानी सैंड भरी हुई थी। अब इतनी सारी चीजों की वजह से मेडिकल एग्जामिनर ब्रायन ब्लैकबोर्न को यह लगा कि शायद वो लड़की जिंदा थी जब उसको ऊपर से धक्का दिया गया हो, और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में जब वो इनहेल कर रही हो तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में सैंड यानी रेत चली गई है। और इसकी वजह से ब्रायन ने उस लड़की की डेथ के पहले का एक रफ टाइमलाइन बनाया। अब 14 अप्रैल लगभग 8 बजे तक वो लड़की जिंदा थी। अब उसके बाद वो नीचे चाहे गलती से आ गई या किसी ने उसको धक्का दिया या वो खुद नीचे सर्फिंग करने आई, अभी तक ब्रायन के हिसाब से इसमें से कुछ भी हो सकता था, मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती थी। और फिर जब वो सर्फिंग कर रही हो या पानी में हो तो शार्क ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अगर शार्क का अटैक पूरे तरीके से कामयाब होता तो इस लड़की की बॉडी तो मिलती ही नहीं, शार्क पूरे तरीके से उनको खा जाता। कैसे न कैसे करके अगर वो लड़की बच भी गई होगी, जिसका राइट वाला पैर वो शार्क यानी ग्रेट व्हाइट शार्क ले भी गया होगा, तो उनका ब्लड इतना ज्यादा निकल गया और पानी में एक पैर के बिना निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से उनकी कॉज ऑफ डेथ मानी गई ब्लड लॉस और ड्रोनिंग। लेकिन ये थ्योरी पूरे तरीके से सही नहीं थी। यहाँ तक कि ये केस जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं था, और धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीजों को आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। अब जब न्यूज और मीडिया ने इसको कवर करना शुरू किया, तब उस लड़की की बॉडी की पहचान हुई मिशेल वॉन एस्टर के नाम से। उनकी उम्र लगभग 26 साल थी और सैन डियागो में वो एज अ स्टोर क्लर्क काम करती थी। अब डेनिस नॉक्स, जो कि कई सारे छोटे छोटे बिजनेस चलाती थी, उन्हीं के एक स्टोर में मिशेल काम किया करती थी। और रात के लगभग 10 बजे वो इसी लड़की की न्यूज के बारे में न्यूज देख रही थी। अब क्योंकि मीडिया और बाहर के लोगों को उस लड़की का नाम तो नहीं पता था, लेकिन उस लड़की की डिस्क्रिप्शन यानी जान पहचान के लिए डिस्क्रिप्शन मीडिया वालों ने न्यूज पे अवेलेबल कर दी। अब इसकी वजह से डेनिस को लगा कि शायद इसकी डिस्क्रिप्शन यानी उस लड़की की डिस्क्रिप्शन उनके किसी एम्प्लॉय से शायद मैच करती है। डेनिस और उनके हस्बैंड ने तुरंत ही मेडिकल एग्जामिनर, उसके साथ साथ पुलिस वालों और मीडिया में फोन किया और उस लड़की के बारे में और चीजें पता लगाने की कोशिश करी। आखिरकार ये पहचान हो पाई कि वो लड़की उन्हीं की एक एम्प्लॉय यानी उनकी ही स्टोर क्लर्क है और उनका नाम है मिशेल वॉन एम्स्टर। मिशेल वॉन एम्स्टर पिछले 2 साल से ओशन बीच में ही रहा करती थी और उसके साथ साथ वो पैसे कलेक्ट कर रही थी ताकि वो अपने घर वापस जा सके।
अब मिशेल वॉन एम्स्टर की कहानी से पहले मैं आप लोगों को वापस से वो शार्क वाली थ्योरी पे लेकर आता हूँ, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, तब जाके आप लोगों को मिशेल वॉन एम्स्टर की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। अब जो हमारे मेडिकल एग्जामिनर हैं ब्रायन ब्लैकबॉर्न, उन्होंने थ्योरी तो बना दी, मतलब एक टाइमलाइन तो उन्होंने बना दी, लेकिन इस टाइमलाइन में बहुत सारे लूप होल्स हैं। अब वो क्या क्या है हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे ब्रायन ब्लैकबॉर्न ने आज से पहले कभी भी शार्क का केस या फिर किसी भी एनिमल अटैक का केस कभी भी कवर ही नहीं किया था, मतलब कभी भी एग्जामिन नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपने आसपास के दोस्तों से या फिर ओशन बीच के आसपास के जो लोग हैं उनसे कंसल्ट किया फोन पे, और ये थ्योरी उस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने रखी थी। अब ये केस मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब फेमस इसलिए भी हो गया क्योंकि इस केस में शार्क अटैक हुआ है, कैसे न कैसे करके शार्क इन्वॉल्व है। अब मैंने फेमस इसलिए इस चीज को बोला क्योंकि शार्क एक ऐसा जीव है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च कमेटी बैठी हुई है। बहुत सारी कमिटीज हैं जो शार्क के ऊपर रिसर्च करती हैं और अपनी अपनी चीजें सामने रखती हैं। इवन बहुत सारे शोज हैं जैसे कि शार्क फाइल्स, जो कि शार्क अटैक्स के ऊपर शोज बनाते हैं, एपिसोड्स बनाते हैं। तो शार्क के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च होती है और ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब शार्क पे रिसर्च करने वाले बहुत सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व हो गए और सब ने अपनी अपनी दलीलें लोगों के सामने रखी। एक बहुत ही बड़े शार्क रिसर्चर थे जो कि एक शार्क कमेटी से जुड़े हुए थे, उनका नाम था राल्फ कॉलियर। वो पिछले 54 साल से इस कमेटी में काम कर रहे थे। उन्होंने इस केस को देखा और इस बॉडी को देखा, तो उन्होंने ये चीज बोली कि जब शार्क किसी को काटते हैं यानी बाइट करते हैं तो वो अटैक बहुत ज्यादा क्लीन होता है, मतलब उनके दांत से जो अटैक पड़ता है, जो निशान पड़ते हैं वो एकदम क्लीन होते हैं। लेकिन यहाँ पे मिशेल की बॉडी पर जो राइट पैर जहां से गायब हुआ वहां पे निशान बहुत ज्यादा रफ है, मतलब क्लीन नहीं है। शार्क के टीथ के जो निशान होते हैं वो क्लीन होते हैं, जैसे कि हम चाकू से चीजों को काटते हैं उतने क्लीन। लेकिन यहाँ पे जो अटैक वाला एरिया था वो बहुत ज्यादा रफ था। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी वो भी हमारे एग्जामिनर ब्रायन ब्लैकबॉर्न की थ्योरी से अग्री इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर शार्क अटैक करती है, खासकर ग्रेट व्हाइट शार्क, तो अटैक वाले एरिया में शार्क का एक टीथ वहीं पे रह जाता, मतलब शार्क का एक टूथ वहीं पे रह जाता है। लेकिन यहाँ पे मिशेल की बॉडी में शार्क का कोई भी टूथ नहीं था। हैरी बॉनल, जो कि रिटायर्ड बहुत ही बड़े पैथोलॉजिस्ट हैं, जब उन्होंने इस बॉडी को देखा तो उन्होंने ये देखकर बोला कि ये अटैक मिशेल के मरने के बाद शार्क ने उनके ऊपर किए हैं। मतलब उन्होंने जब मिशेल की सारे ब्रूसेस, सारी ब्रोकन बोन्स को नोटिस किया, एग्जामिन किया, तो उन्होंने ये थ्योरी बताई कि मिशेल की डेथ शार्क अटैक से पहले ही हो चुकी थी। और तो और ये शार्क अटैक किसी ग्रेट व्हाइट शार्क का नहीं बल्कि ब्लू शार्क का है, जो कि सिर्फ मरे हुए जीव या मरे हुए इंसान पर ही अटैक करती हैं। लेकिन इसके बावजूद ऑफिशियल रिपोर्ट में मिशेल वॉन एम्स्टर की डेथ को शार्क अटैक ही माना गया। लेकिन जब इंटरनेशनल शार्क अटैक फाइल वालों ने मिशेल का नाम अपनी लिस्ट में नहीं डाला तो इसकी वजह से 14 साल बाद इस केस को वापस खोला गया, यानी 2008 में। तो एक मेडिकल एग्जामिनर जिनका नाम था ग्लेन वैगनर, उन्होंने इस केस को फिर से री एग्जामिन किया और ये चीज फाइनली कंक्लूड की कि उस टाइम शार्क अटैक फाइल वालों ने ये चीज बोली थी कि इतने प्रॉपर एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि मिशेल के ऊपर, यानी मिशेल की डेथ शार्क की वजह से हुई है। वो चीज बिल्कुल ठीक है, ये अटैक ग्रेट व्हाइट शार्क का नहीं है, ऐसा एक बार फिर से एग्जामिन करने पर ग्लेन वैगनर ने दिया। अब इतने बड़े बड़े लोग जो शार्क इंडस्ट्री में, यानी शार्क अटैक इंडस्ट्री, चाहे शार्क कमेटी आप बोलिए, चाहे शार्क फाइल आप बोलिए, इतने बड़े बड़े लोग जो 50 साल से शार्क के ऊपर काम कर रहे हैं, शार्क अटैक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर वो चीज क्लियरली बोल रहे हैं कि ये अटैक शार्क का नहीं है, मतलब नहीं है। अगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि मिशेल की डेथ पहले हो गई थी, मतलब वो सही बोल रहे हैं। और जो पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, वो सिर्फ एक तरीका था इस केस को बंद करने का, यानी इस केस को कंप्लीट करने का और पुलिस वालों को अपने सिर से एक बोझ हटाने का। लेकिन इस केस में एक्चुअली में क्या हुआ था, अब हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, ये केस दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन आगे आगे आप लोगों को पता चलेगा कि इस केस में कितनी ज्यादा चीजें अभी रिवील होने वाली हैं और ये केस कितना ज्यादा ट्विस्टेड है। चलिए आइए देखते हैं। अब मिशेल की डेथ थ्योरीज पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मिशेल कौन थी, कहां से पड़ी थी, कब क्या हुआ था, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मिशेल वॉन एम्स्टर का जन्म 2 अगस्त 1968 को हुआ था और कहाँ हुआ था, सैन कार्लोस कैलिफोर्निया। मिशेल 4 बहनें थी। अब वो सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला में बड़ी हुई थी अपनी 4 बहनों के साथ। मिशेल ने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से करी थी और उसके साथ साथ कॉलेज भी वो वहीं से कर रही थी।
अब कर क्यों रही थी, मैंने इसलिए बोला क्योंकि अपने कॉलेज के दौरान ही उनको अपनी कॉलेज की पढ़ाई को रोकना पड़ा था। इस वजह से क्योंकि उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था। अब कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से उन्होंने अपनी कॉलेज को छोड़ा और अपनी कैंसर ट्रीटमेंट पर ध्यान देना शुरू किया और फाइनली उन्होंने कैंसर को हरा दिया। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मिशेल के पेरेंट्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी मदर का नाम था बर्नाडेटे। अब मिशेल का परिवार बहुत रईस परिवार नहीं था, लेकिन वो अपनी चारों बेटियों का ठीक ठाक तरीके से ध्यान रखते थे। अब साल 1992 में मिशेल ओशन बीच और सैन डिएगो के आसपास रहना शुरू कर देती है और ऐसी छोटी मोटी नौकरियां वो करती रहती। मिशेल के बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, उनके थोड़े ही दोस्त थे, लेकिन उनसे ये चीज सामने आई कि मिशेल अपनी नौकरियां बहुत ज्यादा चेंज करती थी। अब मिशेल के पास कोई हाई पेइंग जॉब नहीं थी, इसी वजह से शायद वो नौकरियां चेंज करती हो, ये सवाल लोगों के मन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, मिशेल बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वो कोई बहुत ज्यादा बड़ी जॉब नहीं करती थी, लेकिन मिशेल का ये कहना था अपने दोस्तों से कि उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान उन्हें स्टॉक कर रहा है, कोई स्टॉकर जो लगातार उनके ऊपर नजर रखता है। कभी वो गाड़ी में होता है, कभी वो बाइक पे, कभी वो पैदल, लेकिन वो लगातार मिशेल वॉन एम्स्टर का पीछा करता रहता है और उससे डर कर ही मिशेल को अपनी कंपनी यानी अपनी जॉब, उसके साथ साथ अपना घर भी चेंज करना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि मिशेल की फैमिली ना तो बहुत ज्यादा रईस थी, ना मिशेल अपनी जॉब की वजह से बहुत ज्यादा पैसा कमाती थी। इसी वजह से मिशेल को कोई छोटे छोटे रेंटल और लो कॉस्ट घरों में रहना पड़ता था, मतलब अपना गुजारा काटना पड़ता था। अब प्रेजेंट यानी अप्रैल 1994 में वो रहती थी उस इलाके में जिस इलाके का नाम था वॉर जोन। अब वॉर जोन उस इलाके का इसलिए नाम था क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्राइम रेट हाई था, ड्रग डीलिंग होती थी, उसके साथ साथ कैनबीज एंड बहुत ज्यादा इलीगल चीजें वहां पे हुआ करती थी। और ये चीज जायज भी है, जो इलाका गरीब हो, जहाँ पे इस तरीके के लोग हों, पैसा कम हो, तो इलीगल काम एंड ऑल, तो ये चीज बड़ी कॉमन है कि वो वॉर जोन, इसीलिए उसका नाम दिया गया था। लेकिन हमारी मिशेल जो कि उतना ज्यादा पैसा नहीं कमाती थी, इसी वजह से उसको वहां रहना पड़ता था। अब उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई थी एडविन डेकर नाम की एक लड़की से, जो कि एक गरीब राइटर था और उसके साथ साथ एज अ बारटेंडर काम करता था। वो ओशन बीच में ऐसे कुछ ना कुछ छोटे मोटे ब्लॉग्स लिखता था, कोई न्यूज आर्टिकल, छोटा मोटा राइटर था जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, और वैसे भी राइटर ज्यादा रईस नहीं होते। खैर, अगर केस पे वापस आए तो एडविन जेन्युइनली मिशेल को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। वो अंदर अंदर उसको पसंद करता था, लेकिन जब उसने ये चीज, अपनी फीलिंग्स मिशेल को पूछा, तो मिशेल भी उसके साथ कॉफी पे जाने के लिए अग्री हो जाती है। वो कुछ दिन तक एक साथ घूमते हैं और कुछ बार वो लोग इंटीमेट भी हुए थे। ये सारी चीजें एडविन ने ही बताई थी। तो उस दिन मिशेल एडविन के घर पर थी और अगले दिन सुबह सुबह यानी 14 अप्रैल 1994 को सुबह 5 बजे ही टैक्सी लेती है मिशेल और अपने घर चली जाती है और एडविन अपने घर पर अकेला ही होता है। जब एडविन को मिशेल की डेथ बॉडी के बारे में पता चलता है तो एडविन यहाँ पे एक चीज रिवील करता है कि मिशेल को शौक था स्किनी डिपिंग का। अब स्किनी डिपिंग जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। स्किनी डिपिंग का मतलब होता है अपने सारे कपड़े उतार के लेक या फिर बीच में स्विमिंग करना। खैर, ये अपना अपना लोगों का शौक है, अपनी अपनी लोगों की आदत है। अब हम लोगों को लगता है भाई स्किनी डिपिंग कोई कैसे ही कर सकता है, लेकिन स्किनी डिपिंग अपना अपना शौक है, अपने अपने लोगों की आदत है। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब मिशेल की डेथ बॉडी शोर पर यानी किनारे पर मिलती है तो मिशेल के शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं थे, उसने कोई भी कपड़ा पहना नहीं हुआ था। और इस कपड़े वाले थ्योरी की वजह से बहुत सारी अजीब चीजें रिवील हुई। अब एक लाइफ गार्ड जिसने अपना नाम छुपाने को मीडिया वालों को बोला था, उसने ये चीज बताई कि अक्टूबर 1993 को उसने एक इंसान को बिना कपड़ों के बहुत दूर से स्विमिंग करते हुए देखा, यानी सर्फिंग करते हुए देखा। उसने एक चीज बताई कि वो इंसान वहां पे सर्फिंग कर रहा था जहां पे नॉर्मल आदमी नहीं जाएगा। मतलब वो इंसान अभी पानी में बहुत ज्यादा अंदर था, जहां पे ज्यादातर लोग जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वो एक लड़की थी और वो ही लड़की थी मिशेल वॉन एम्स्टर। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। अब लाइफ गार्ड तो उसको बचाने के लिए गया, लेकिन मिशेल ने मना किया कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसी के बाद लाइफ गार्ड वहां से मूव हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये बात है अक्टूबर 1993 की। इसके बाद गरीब राइटर एडविन डेकर ने भी ये चीज रिवील करी थी कि मिशेल को शौक था स्किन डिपिंग का, मतलब सारे कपड़े उतार के स्विमिंग करने का। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी को भी मिशेल की स्किन डिपिंग वाली हरकत के बारे में नहीं पता था। अब देखिए, इस केस से बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि मिशेल पानी में भटक गई हो, मिशेल पानी में गिर गई हो, मिशेल को किसी ने पानी में धक्का दे दिया हो,
या मिशेल पानी में तैरते वक्त यानी पानी में सर्फिंग करते वक्त किसी बोट से टकरा गई हो, या फिर सन क्लिफ के ऊपर से किसी कार ने उनको धक्का दे दिया हो गलती से और वो नीचे गिर गई हो। या तो ये भी चीज हो सकती है कि रात के 8 बजे यानी 14 अप्रैल 1994 को रात को 8 बजे मिशेल की दोस्त ने मिशेल को सन क्लिफ पर उतारा था, तब वो बहुत ज्यादा नशे में हो और वो पानी में गिर गई हो। या फिर एक और एंगल इस केस में है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने बात करी है मिशेल के कपड़े न पहनने की वजह से या उस आदत की वजह से कि मिशेल पोर्नोग्राफिक टाइप के कंटेंट में इन्वॉल्व हो, या फिर कुछ उस टाइप वाला एंगल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिशेल सर्फिंग कर रही हो और किसी एक्सीडेंट की वजह से उनका गला टूट गया हो और उसके बाद शार्क ने अटैक कर दिया हो और फिर वो अपने आप को बचा ना पाई हो। शायद उन्होंने किसी ड्रग डीलर के साथ स्कैम किया हो और उस बंदे ने उन्हें पानी में धक्का दे दिया हो। या फिर जो हमारी लास्ट वाली थ्योरी है कि शायद किसी ने उनका मर्डर कर दिया हो। तो ऐसे कई सारी थ्योरीज बाहर है, लेकिन प्रॉपर 3 थ्योरी की हम यहाँ बात करेंगे। उनमें से पहली थ्योरी है कि मिशेल खुद से डिसाइड करती है कि वो रात को पानी में स्किन डिपिंग करने जाएंगी, मतलब बिना कपड़ों के वो रात को बीच में सर्फिंग करने जाएंगी। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें बहुत गौर फरमाने वाली हैं कि उस दिन का माहौल का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस था, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी थी। उसके साथ साथ पानी का टेम्परेचर तो और ज्यादा कम होगा। और यहाँ पे एक और चीज गौर फरमाने वाली ये थी कि मिशेल ने उस दिन जब उनकी दोस्त ने उनको पार्टी से सन क्लिफ पर ड्रॉप किया था तो उन्होंने बड़ा सा हैवी ग्रीन कोट पहना हुआ था। इससे साफ चीज क्लियर थी कि उस दिन बहुत ज्यादा ठंडी थी। और इसके बावजूद क्या सच में मिशेल उस दिन डाइविंग की ट्राई करेंगी या सर्फिंग की ट्राई करेंगी? अब हमारी दूसरी थ्योरी ये है कि मिशेल सन क्लिफ पर आई हो। अब मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि सन क्लिफ से ऑलरेडी बहुत सारे गिरकर लोग मर चुके हैं, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। पहाड़ और पानी में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब पहाड़ लगभग कितने 100 फीट पानी से ऊपर है। लोग वहां पे जाते हैं घूमने उमने और कई लोग वहां पे गिरकर पानी में मर जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी नशे में धुत मिशेल वॉन एम्स्टर वहां पे घूम रही हो रात को और उनका पैर फिसला हो या वो गलती से नीचे गिर गई हो, और जो उनका रिब केज टूटा था, फेस की हड्डी टूटी थी, गर्दन टूटी थी और बैक टूटी थी, इसमें शायद जब वो नीचे पत्थर से टकराई हो बहुत तेजी से, क्योंकि लगभग 300-400 फीट की तो हाइट है ही सन क्लिफ और नीचे बीच की, तो वहां पे जब वो नीचे गिर गई हो तो पत्थर से ये सारी चीजें टकरा कर टूट गई हो और फिर शार्क ने अपना काम कर दिया हो। अब आती है तीसरी थ्योरी जिससे मैं पर्सनली सबसे ज्यादा अग्री करता हूँ, और वो थ्योरी ये कहती है कि मिशेल का मर्डर हुआ था। अब मर्डर वाली थ्योरी से मैं इसलिए ज्यादा अग्री करता हूँ कि देखिए मिशेल की बॉडी मिली थी 14 अप्रैल को, लेकिन 15 अप्रैल रात के 11 बजे मिशेल की बॉडी जहां मिली थी उससे 4 किलोमीटर दूर प्लेन एरिया में मिशेल का पर्स मिला था। उस पर्स के अंदर $27 थे और कुछ पे चेक्स थे। मिशेल का मेकअप का सामान था, मिशेल की सिगरेट थी, मिशेल का मेकअप का सामान था, मिशेल का ड्राइविंग लाइसेंस था, उसके साथ साथ उसके घर की चाबी भी थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह ये पर्स मिला था वो एरिया 4 किलोमीटर दूर तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक प्लेन एरिया था जहां पे रोजाना बहुत सारे लोग घूमते थे। अब इतने देर बाद, मतलब लगभग 18-20 घंटे बाद ये पर्स रिकवर तो हुआ, लेकिन उस दौरान लगभग हजारों से ज्यादा लोग वहां से गुजरे थे। तो क्या किसी की भी नजर उस पर्स के ऊपर नहीं पड़ी थी? क्योंकि इस पर्स को रिकवर किया था एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड, मतलब एक कपल ने जो रात को 11 बजे वहां पे घूम रहे थे। तो क्या उससे पहले कितने भी लोग वहां से गुजरे, इतने सारे लोग गुजरे, लेकिन किसी की भी नजर इतने बड़े से पर्स के ऊपर नहीं गई? ये चीज ध्यान देने वाली है। मैं मानता हूं मिशेल को स्किन डिपिंग का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इतनी ठंड में कोई भी इंसान, वो भी मिशेल जैसा जो कि स्किन डिपिंग के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी रखता हो, तो वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि इतनी ठंड में जाके पानी में तैरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर, अगर वो किया भी हो तो तीसरी चीज यहाँ पे और ज्यादा गौर फरमाने वाली बात, ये चीज मेडिकल एग्जामिनर ब्रायन ने बताई थी कि मिशेल के पेट, छाती, गले और मुंह में पूरे तरीके से सैंड भरा हुआ था। इसका मतलब वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी। तो कोई इंसान उनको डुबा रहा हो शैलो वाटर में, मतलब कोई इंसान उन्हें जबरदस्ती पानी में डुबा रहा हो शैलो वाटर में ही, शायद एक या एक से ज्यादा इंसान, और तभी उन्होंने ये ढेर सारा सैंड इनहेल कर लिया हो। अब पुलिस ने इस एंगल से इस केस के ऊपर ध्यान तो दिया, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। उन्होंने एक सस्पेक्ट से मुलाकात तो करी, और ये सस्पेक्ट वो गरीब राइटर ही था, यानी एडविन डेकर। लेकिन इससे पहले कि अब आप लोग एडविन के ऊपर शक करें, मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि 14 साल बाद, यानी 1994 से 14 साल बाद 2008 में जब इस केस को वापस से रीओपन किया गया, इस केस के ऊपर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन हुई, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, उसके साथ साथ पुलिस वालों के साथ साथ एग्जामिनर के साथ साथ एक जो बंदा जिसने इनका साथ दिया था, वो वही गरीब राइटर एडविन डेकर ही था, जो कि दिल से मिशेल वॉन एम्स्टर को बहुत ज्यादा पसंद करता था।
इवन मिशेल के मरने के बाद जब पुलिस वालों ने उनसे तहकीकात करी, मतलब एडविन से मुलाकात करी, तो वो सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद एडविन ने मिशेल के लिए यानी इस पूरी चीजों के ऊपर एक पोएम भी लिखी थी। और वो पोएम क्या है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। द रिपोर्ट सेड देयर वॉज अ टैटू, a butterfly on her shoulder, which I remember that night on my couch when I liked the shark, chewed on her lip and took off her shirt. अब मैं मानता हूँ कि ये पोएम बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी एडविन ने पुलिस वालों, इन्वेस्टिगेटर, उसके साथ साथ एग्जामिनर की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी बहुत लंबे वक्त तक इस केस के ऊपर। अब पुलिस वालों ने इस सस्पेक्ट के ऊपर तो ध्यान दे दिया क्योंकि मिशेल के कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे और एक यही बंदा था जो उनके करीब था, लेकिन एक और सस्पेक्ट था इस केस में जिसके ऊपर पुलिस वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया सही तरीके से। मिशेल अपने मरने से बहुत पहले से अपने दोस्तों से ये चीज़ कहते हुए आ रही थी कि कोई इंसान उनको स्टॉक करता है और उसी की वजह से कई बार उन्होंने अपना घर और अपना जॉब भी चेंज किया था। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि एक इंसान की वजह से जो कि वॉर जोन में ही रहता हो, क्योंकि मिशेल भी वॉर जोन में ही रहती है, उसकी वजह से मिशेल को अपनी जॉब और अपना घर चेंज करना पड़ रहा हो, तो मेरे हिसाब से शायद इस चीज को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अब आप लोग खुद ही बताइए कि क्या ऐसे इंसान को जो इतने दिनों से एक लड़की को स्टॉक कर रहा हो, पुलिस वाले इसके ऊपर ध्यान कैसे नहीं दे सकते? कैसे वो इतने बड़े सस्पेक्ट को छोड़ सकते हैं? उन्होंने जरा भी इस स्टॉकर के बारे में जानने पहचानने की कोशिश भी नहीं करी। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, डेनिस नॉक्स जो कि मिशेल वॉन एम्स्टर के दुकान की जहाँ पे वो काम किया करती थी उनकी ओनर थी। मिशेल की डेथ के बाद एक आदमी जो कि बाइक चलाता था वो बार बार आकर उनकी दुकान से एटॉप्सी की रिपोर्ट की फोटोकॉपी यहाँ से ले जाता था, मतलब बार बार कई बार, मतलब अगर नंबर से बताओ तो 20-25 से भी ज्यादा बार वो रैंडम बंदा एटॉप्सी की कॉपी वहां से प्रिंट कराकर ले जाता था। डेनिस ने इसके बारे में मीडिया और न्यूज़पेपर को भी बताया, लेकिन कभी भी कोई चीज बाहर नहीं आई। डेनिस ने एक और चीज ये बताई थी कि एक बार उस फोटोकॉपी पे यानी एटॉप्सी की फोटोकॉपी पे उसने उस बंदे को कुछ लिखते हुए देखा। उस बंदे ने ये लिखा हुआ था, जहां पे ब्लू शार्क उस एटॉप्सी में लिखा हुआ था, मैंने भी आप लोगों को एक ब्लू शार्क वाली थ्योरी बताई थी, तो जहां पे ब्लू शार्क लिखा हुआ था उसके साइड में उस बंदे ने लिखा हुआ था ब्लू शार्क के आगे बुलशिट। अब वो बंदा कौन था, कहां से आया था, उसका इंटेंशन क्या था, कुछ भी किसी को नहीं पता। डेनिस नॉक्स ने सिर्फ ये बताया कि वो बंदा जब भी आया बाइक से ही आया था। अब मिशेल के ऊपर शार्क ने अटैक कर दिया या मिशेल गलती से वहां गिर गई या मिशेल का मर्डर हुआ, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के ऊपर अभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी रह रही, और वो चीज है एक आर्टिकल यानी विकिपीडिया पेज मिशेल वॉन एम्स्टर के नाम से। अब एक ब्लॉग ऑथर ने ये चीज नोटिस किया कि 21 जून साल 2021 को कोई बार बार मिशेल का विकिपीडिया पेज बार बार एडिट कर रहा था, और वो यूजर था कोलोन टीएम। मिशेल के विकिपीडिया पेज पे उस बंदे ने यानी कोलोन टीएम ने एडिट करके लिखा कॉज ऑफ डेथ नोन नॉट रिलीज टू पब्लिक। अब इससे चीजें बहुत ज्यादा अजीब हो गई, मतलब ये चीज बार बार हुई, कई बार ये बंदा इस पेज को बार बार चेंज कर रहा था, मतलब एडिट कर रहा था। अब आप लोग जानते हैं कि विकिपीडिया का पेज एडिट करना कितना आसान काम है। कुछ दिनों बाद उसी यूजर ने एक बार फिर से उस पेज को एडिट किया, इस बार कॉपीराइटेड इमेज को हटाकर दूसरी इमेज लगाई मिशेल की और एक और चीज लिखी, और वो थी अपडेटेड डिटेल्स ऑन माय सिस्टर्स डेथ, नो मिस्ट्री ऑन दिस टाइम। अब वो कोलोन टीएम यूजर कोई और नहीं बल्कि मिशेल की यंगर सिस्टर जिनका नाम था टेरेसा कोलोन। टेरेसा कोलोन एक मेंटल हेल्थ कैंपेनर, उसके साथ साथ सपोर्ट ग्रुप लीडर है। टेरेसा जगह जगह जाके अपने कैंपेन्स जो कि मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के ऊपर होती हैं, इन सब चीज़ों पे जाके वो कैंपेन्स करती हैं बहुत लंबे टाइम से। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन ये है कि टेरेसा ने अपने एक ब्लॉग में ये चीज़ बताई कि मिशेल के साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, और वो किया था उन्हीं के पास के ही रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने। इतना ही नहीं, वो रोमन कैथोलिक चर्च वाले मिशेल जो कि उस टाइम बच्ची थी उनके साथ साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज ये सब कुछ करते थे। अब सब कुछ पता लगने के बावजूद भी उस लोकल प्रीस्ट के ऊपर कोई भी ढंग का एक्शन नहीं लिया गया था। टेरेसा कोलोन ने अपने आर्टिकल में ये भी चीज रिवील करी कि मिशेल की पूरी जिंदगी एक ट्रेजेडी थी, और इस ट्रेजेडी की शुरुआत वो सेक्सुअल अब्यूज से ही हुआ था। अब उसकी वजह से टेरेसा ने नशों में पड़ना शुरू कर दिया। अब नशों में वो पड़ी थी कि उसे कैंसर हो गया था। अब जैसे तैसे उसने कैंसर को हरा दिया, लेकिन और भी पर्सनल लाइफ इश्यूज की वजह से उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन और वो ओवर थिंकिंग भी करती थी। इसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से नशों में पड़ गई, जहाँ पे वो ड्रग्स भी लेती थी, अल्कोहल, सिगरेट, कैनबीज,
और भी सारे तरीके के नशे वो बहुत हाई लेवल पे करती थी। इवन टेरेसा ने उस आर्टिकल में ये भी चीज़ रिवील करी है कि 1994 में जब मिशेल ऑब्वियसली उनकी डेड बॉडी मिली तो उस टाइम बहुत ही हाई लेवल का हेरोइन एडिक्शन से वो डील कर रही थी। इतना ही नहीं, मिशेल को एक बार गन पॉइंट पे लूटा भी गया था, मतलब उनके साथ रॉबरी भी की गई थी। टेरेसा कोलोन ने अपने आर्टिकल में डायरेक्टली तो रिवील नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ तो रिवील करी थी कि उनकी फैमिली को शायद इस डेथ का असली रीज़न पता है और उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को छुपाया हुआ है। उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन करी है कि उनकी डेथ कोई मरीन प्रेडेटर की वजह से नहीं बल्कि किसी और रीजन की वजह से हुई और ये चीज़ उनकी फैमिली को पता है। अब चाहे प्राइवेसी के रीज़न से चाहे कुछ और रीज़न की वजह से, मैंने पहले भी इस केस में मिशेल के पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। मतलब मिशेल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मतलब मैं पूरी तरीके से ये चीज़ को बोलना चाहूँगा कि शायद पेरेंट्स और ज़्यादा एक्टिव हो सकते थे, लेकिन अगर उनको इस केस का यानी मिशेल की डेथ का एक्चुअल रीज़न पता है, अब चाहे वो सुसाइड हो या चाहे कुछ भी हो, चाहे मर्डर हो, ये चीज़ उनको रिवील करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन मैं भी, हम लोग जानना चाहते हैं, शायद हम लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन जो भी हो, अगर उन्होंने ये लाइन लिखी है कि वो यानी मिशेल की डेथ किसी मरीन प्रेडेटर की वजह से नहीं, लेकिन ये चीज़ तो है कि चाहे शार्क या किसी और जानवर ने उनके पैर पे तो अटैक किया था, लेकिन वहां तक बिना कपड़ों के यानी पानी में बिना कपड़ों के मिशेल कैसे पहुंची। लेकिन अगर ये सुसाइड है तो क्या बिना कपड़ों के कोई सुसाइड करता है? तो आखिरी ऑप्शन तो मर्डर ही बचा। खैर, तो मैं कंप्लीटली ये चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरे हिसाब से ये तो एक परफेक्टली प्लान्ड मर्डर था जी। ऐसे सुसाइड नहीं हो सकता, बिना कपड़ों के सुसाइड तो नहीं हो सकता। तो ये कपड़े वाली चीज़, सुसाइड और गलती से गिरना, ये चीज़ तो हम क्लियर आउट कर सकते हैं। अब बची दो चीज़, मर्डर और अपने से सर्फिंग। तो अपने से सर्फिंग इतने ज़्यादा ठंडे माहौल में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो लास्ट ऑप्शन बचा मर्डर। और मर्डर किसने किया था? शायद वो स्टॉकर जिसके बारे में हम लोग कभी भी अच्छे तरीके से नहीं जान पाए। खैर, आखिरकार एक लंबा और बहुत ही ट्विस्टेड केस मैंने फाइनली कवर कर लिया है। और इंटरनेट पे तो जितनी डिटेल्स थी, लेकिन जितनी ज़्यादा डेप्थ घुस के अंदर जाकर मैं डिटेल्स लेकर आया हूँ, शायद किसी भी चैनल पे किसी वीडियो में किसी ने नहीं रिवील करी। अब आप लोगों का क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे केस को कवर करने में। बहुत दिन लगते हैं, हफ्तों से ज़्यादा मैं रिसर्च करता रह जाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो भी लोग किताब के शौकीन हैं तो मेरी द लास्ट डिलीवरी ज़रूर पढ़िएगा। द लास्ट डिलीवरी रिटन बाय सेजल आर्यन सिंह। मैं इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत छोटी सी किताब है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखो, आप लोगों को पता है कि मैं कैसे कहानी कवर करता हूँ और मतलब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे कहानी ये सब कवर करते हुए, बट स्टिल मैं नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए रेगुलरली केसेस ला रहा हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरा भी रिगार्ड रखिए। कभी मैंने आप लोगों को सुपर थैंक्स एंड ऑल के लिए नहीं बोला, मतलब फिर भी एक बार प्लीज़ मेरी किताब ज़रूर खरीदिए, ज़रूर पढ़िए। ये बहुत अच्छी बुक है और आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरी कहानियाँ जो देखते आ रहे हैं इसी टाइप की कहानी है, तो प्लीज़ द लास्ट डिलीवरी बाय सेजल आर्यन सिंह ज़रूर खरीदिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लास्ट में यही बोलता हूँ जो हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूँ, जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ हम सब लोगों को यूज़ करने का।